जी हाँ, आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें हैं। यूक्रेन को बहुत जल्द ब्रह्मास्त्र, ऑपरेशन गाजा बस 24 घंटे की मोहलत, नीट पर सरकार का हलफनामा, बारिश से आफत ही आफत, सिसोदिया पर सुप्रीम सुनवाई। तो आज की ये वो बड़ी खबरें हैं और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है युद्ध के मैदान से, जहां नाटो की बैठक हुई है और इसमें यूक्रेन को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद करेगा नाटो। यूक्रेन को F-16 देने का फैसला लिया गया है। यूक्रेन को जल्द मिलेगा F-16 फाइटर जेट। अमेरिकी विदेश मंत्री का ऐलान, गर्मियों में ही यूक्रेन को मिलेगा F-16। I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression. और इस बीच खबर यह कि यूक्रेन जल्द ही रशिया पर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि उसे गेम चेंजर अमेरिका सुपर जेट F-16 फाइटर जेट मिलने वाला है। अमेरिका में हो रहे नाटो समिट में यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने पर बड़ा फैसला हुआ है। यूक्रेन को F-16 मिलने के बाद रूस यूक्रेन का जंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। दोनों देशों में भीषण तबाही तय है। वहीं अमेरिका के इस ऐलान के बाद ज़ेलेंस्की का जोश हाई है, लेकिन पुतिन इस फैसले के बाद टेंशन में आ गए। और 120 दिन में यूक्रेन के पास F-16 फाइटर जेट्स होंगे। अमेरिका में नाटो की ये बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में यूक्रेन को F-16 देने का फैसला किया गया है। इसी गर्मी में यूक्रेन को मिलेगा F-16 फाइटर जेट। अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड देंगे यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स। यूक्रेन को मिलेंगे 70 की तादाद में F-16 फाइटर जेट्स। ज़ेलेंस्की ने 128 F-16 फाइटर जेट्स की मांग की थी, जिसमें 70 की मांग मंजूर कर लिया गया है। और एक अपडेट है, यूक्रेन को F-16 देने के फैसले के बाद रूस ने दिया है अपना बयान। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है F-16 देने के फैसले से नाटो की मंशा सामने आई। मारिया ज़खारोवा का बयान है, साबित हो गया अमेरिका जंग को लीड कर रहा है। तो देखिए, रूस ये कह रहा है कि अब इस बैठक में जो फैसला लिया गया है यूक्रेन की मदद करने का, इसमें ये साफ हो गया है कि इस जंग में अमेरिका लीड कर रहा है। तो अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन रूस पर F-16 से हमला करेगा तो रूस अपने किस फाइटर जेट से काउंटर अटैक करेगा। रूस के पास अभी सबसे घातक Su-35S फाइटर जेट्स मौजूद हैं। F-16 और Su-35S की तुलना करें तो कैसे ये दोनों ताकतवर हैं और कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो दिखाने की कोशिश करता है। देखिए, F-16 की अगर बात करें, इसकी स्पीड की तो 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है, जबकि इसके मुकाबले Su-35S जो है वो 2800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ये हो गई स्पीड की बात। अब रेंज की बात कर लेते हैं। F-16 की जो रेंज है वो 4220 किलोमीटर, यानी एक बार फ्यूलिंग में 4220 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, जबकि Su-35S महज 3600 किलोमीटर यहां पर ये पिछड़ता नजर आ रहा है। अब रडार सिस्टम की बात करें तो F-16 के पास 35 लक्ष्यों को टारगेट करने का रडार होता है, जबकि Su-35S के पास 30 लक्ष्यों का टारगेट करने की ही क्षमता होती है। पेलोड की बात करें तो F-16 में 7 टन का पेलोड हो जा सकता है, जबकि Su-35S में 8 टन भार ले जाने की क्षमता इसको हासिल है। ऊंचाई पर उड़ान की अगर बात कर ले तो 15,235 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है F-16 फाइटर जेट, जबकि इसके मुकाबले Su-35S 18,288 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। मनीषा, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, ये कितना बड़ा फैसला है? 70 F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन को मिलेंगे, इसी गर्मी में मिलेंगे, और यह माना जा रहा है कि ये फाइटर जेट्स मिलने के बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। क्या लग रहा है, क्या आकलन है आपका?
बिल्कुल, ये बात तो सच है कि F-16 के आने के बाद इस युद्ध में निर्णायक मोड़ दिखाई देंगे। दो रीजन है, एक तो F-16 की मारक क्षमता है और उस हिसाब से यूक्रेन को रूस के भीतर अटैक करने की जो क्षमता है वो काफी अधिक बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि F-16 परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता रखता है, तो हमेशा रूस को यह आशंका बनी रहेगी कि F-16 के माध्यम से यूक्रेन नाटो ताकतों की मदद से रूस पर परमाणु अटैक भी कर सकता है। और यही वजह है कि रूस ने अंतिम चेतावनी दी है कि F-16 के आने के बाद हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन का या स्ट्रेटेजिक वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब कितना वक्त है, तो देखिए जब उन्होंने गर्मी की बात कही कि इसी गर्मी होगा, तो साफ तौर पर जुलाई खत्म होते होते या मैक्सिमम अगस्त में ये सब कुछ होने वाला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, अमेरिका ने दरअसल महायुद्ध की तारीख तय कर दी है। वो युद्ध जो तीसरा विश्व युद्ध के तौर पर होगा, जिसमें भयानक तबाही होगी, और इन सब से बढ़कर वो युद्ध रूस बनाम नाटो की सीधी जंग होगी। गाजा में इजरायल ने मचाई है भीषण तबाही। पिछले 48 घंटे से गाजा में कर रहा है लगातार हमले। आईडीएफ ने गाजा को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और साथ ही साथ आईडीएफ ने गाजा सिटी को खाली करने का भी आदेश दिया है। इजरायली सेना ने शहर में पर्चे गिराए हैं। गाजा में नए सिरे से हमला करेगा इजरायल। और पूरी दुनिया में इस वक्त दो महायुद्ध छिड़े हुए हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हमास और हिजबुल्ला और इजराइल के बीच ये जंग छिड़ी हुई है। इस बीच इजराइल ने हमास को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जल्द गाजा को खाली करे, क्योंकि अगले 24 घंटे में इजरायली सेना गाजा सिटी पर एक बार फिर से भीषण हमला करने जा रही है। इजरायली सेना ने गाजा के लोगों से शहर को खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। तो सवाल यह कि क्या अब गाजा इजराइल जंग खत्म होने के कगार पर पहुंचने वाला है? क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने हमास को धमकी दे दी है, इसका मतलब यह है कि अब इजराइल आर पार के मूड में पूरी तरह से नजर आ रहा है। इजराइल हमास को जड़ से खत्म कर जंग को समाप्त करना चाहता है। और अगले 24 घंटे में गाजा में क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में गाजा में 9 महीने से यह जंग जारी है। गाजा में अंतिम लड़ाई के मूड में अब आईडीएफ आ चुकी है। जंग को और एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। पिछले 48 घंटे से आईडीएफ की भीषण बमबारी चल रही है। हमले में 6 बच्चों समेत 20 महिलाओं की मौत हो चुकी है। गाजा सिटी में हमास लड़ाके ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, जबकि राहत शिविर कैंप में हमास ने डेरा डाला हुआ है। यह आईडीएफ के गंभीर आरोप है। इजराइल ने गाजा सिटी को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है और आईडीएफ ने लोगों से दक्षिण गाजा में जाने को कहा है। गाजा पर तुरंत कब्जा करना चाहते हैं नेतन्याहू और इसीलिए यह पूरी कवायद की जा रही है। जी हाँ, और इसीलिए आईडीएफ बार बार कह रहा है गाजा सिटी को खाली करने के लिए। मनीष से समझते हैं कि क्या चाह रहा है इजराइल आईडीएफ के इस संदेश के जरिए। मनीष, जिस तरीके से आईडीएफ एक बार फिर से गाजा में पर्चे गिरा रहा है और गाजा सिटी को फौरन खाली करने के आदेश दे रहा है, उससे ये लगने लगा है कि अगले 24 घंटे में गाजा में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग है आईडीएफ की। बिल्कुल, गाजा में जिस तरीके से आईडीएफ का एक्शन जारी है, उससे देखकर तो यही लगता है कि पिछले हफ्ते जब नेतन्याहू ने कहा था कि अब गाजा का ऑपरेशन लगभग खत्म होगा, वो नहीं होने वाला, बल्कि नेक्स्ट राउंड शुरू हो रहा है। और उसी के तहत गाजा सिटी के लोगों को अब साउथ जाने के लिए कहा गया है, फिर कभी साउथ के लोगों को नॉर्थ जाने के लिए कहा जाता है, या फिर वो सेंट्रल इलाके में जाने को कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को ये कहा गया उसकी तादाद आप देखिए कि वहां पर 2 लाख लोग मौजूद है, जिन्हें कहा गया कि अभी तुरंत आप खाली करिए, क्योंकि कुछ ही देर के बाद हम एक्शन लेंगे। तो एक तो लोगों की परेशानी हो रही है, कैजुअलिटी काफी बढ़ रही है। टोटल कैजुअलिटी 38,000 से ज्यादा हो चुकी है अभी तक। और ऐसी स्थिति में जब ये लग रहा था कि कहीं कोई पीस नेगोशिएशन होगा, अब उसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो बस गाजा में आईडीएफ अपना जो नेक्स्ट राउंड का ऑपरेशन है उसको बदस्तूर जारी किए हुए हैं। बिल्कुल मनीष, और इसीलिए यह अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है, क्योंकि इजराइल अब आर पार के मूड में है और पूरी तरह से वो गाजा पर अपना अधिकार चाहता है। बहुत शुक्रिया मनीष, इस जानकारी के लिए आप नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं। आसमानी आफत से हिंदुस्तान के कई राज्य पानी पानी हो गए हैं। यूपी से लेकर गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, असम तक हालात बेहाल हैं। तेज बारिश के बीच पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से लोग
दहशत में हैं। चमोली में भारी लैंडस्लाइड की वजह से चार धाम यात्रा पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। लैंडस्लाइड से हजारों यात्री जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में फंस गए हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के खटीमा में भी हजारों एकड़ इलाका बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं असम में आई विनाशकारी बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं, बेजुबान भी बहुत ज्यादा मुसीबत में है। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक सैकड़ों जानवरों की जान तक जा चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। गोरखपुर में राप्ती नदी उफान पर है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। राप्ती नदी अपने डेंजर लेवल से 0.1 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गोरखपुर के जिलाधिकारी श्रीराम घाट पहुंचे और बाढ़ का निरीक्षण किया। और बाढ़ की ये खतरनाक तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला की है, जहां पर घग्घर नदी की तेज धारा में एक ट्रक फंस गया। ड्राइवर को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो ट्रक के साथ साथ खुद को निकाल सके। ट्रक को डूबता देख ड्राइवर बाहर निकला और बहुत देर तक ट्रक के पीछे लटका रहा। खबर मिलने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और एक रस्सी फेंककर किसी तरह से ड्राइवर की जान बचाने में मदद की। ये घग्घर नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद की तस्वीरें हैं और इसी नदी को पार करने की कोशिश करता एक ट्रक ड्राइवर और उसी दौरान इसका ट्रक उस नदी की धार में फंस जाता है। घंटों इसका ड्राइवर फंसा रहता है। फिर रस्सी की मदद से इस ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बाहर तो निकाल लिया, लेकिन पूरे का पूरा ट्रक इस नदी में बहता नजर आया। और ट्रक के फंसे होने की तस्वीर और ट्रक के ऊपर ये फंसा हुआ ड्राइवर और रस्सियों के जरिए उस ड्राइवर को बचाने की कवायद करते स्थानीय लोग भी आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पंचकुला के घग्घर नदी की। और अगली तस्वीर भी आपको दिखा दे। ये तस्वीर उत्तराखंड के चमोली से आई है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। जहां ये लैंडस्लाइड हुई वो इलाका पाताल गंगा लंगसी टनल के पास का है। इस भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है और करीब 2000 से ज्यादा लोग जोशीमठ में फंस गए हैं। चमोली में लैंडस्लाइड की ये घटना हम सभी के लिए एक सबक है कि फिलहाल इस मौसम में पहाड़ों से उचित दूरी बनाकर रखें। अगर कोई अपना आपका पहाड़ों की तरफ मौसम का लुत्फ उठाने जाना चाहता है तो उसे रोके, क्योंकि पहाड़ टूटने का ये वीडियो ऐसा है जिसे हर कोई सन्न है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या पहाड़ आज की तारीख में घूमने लायक बचे हैं या फिर नहीं। और आइए अब आपको बताते हैं कि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही हैं, इसकी वजह क्या है। पहाड़ों पर भूस्खलन में इजाफा क्यों? वजह नंबर 1, सड़कों का लगातार पहाड़ों पर निर्माण हो रहा है। वजह नंबर 2 है सुरंग के लिए पहाड़ों में ड्रिलिंग। वजह नंबर 3 है पेड़ों की कटाई। वजह नंबर 4 है पहाड़ों पर डैम का निर्माण। वजह नंबर 5 है भारी वाहनों का दबाव। वजह नंबर 6 है जरूरत से ज्यादा पर्यटन। वजह नंबर 7 है जलवायु परिवर्तन और वजह नंबर 8 है प्रदूषण का बढ़ना। साथ ही भारी बारिश सबसे मुख्य वजह है पहाड़ों पर भूस्खलन को लेकर। और आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत हमें अब तक की जांच में नहीं मिले हैं और जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग शुरू हो सकती है। और नीट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दावा किया है कि नीट में बड़े पैमाने पर अब तक गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा नीट की फिर से परीक्षा ना कराई जाए। यह सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बात कही है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में क्या कुछ कहा है, बिग बॉल के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा
बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत अब तक की जांच में हमें नहीं मिले हैं। ग्रेस मार्क से अब भर्तियों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा है। तीसरी बड़ी बात, आईआईटी मद्रास ने आंकड़ों का मूल्यांकन किया है, इसलिए गड़बड़ी की आशंका से हम इनकार करते हैं। समाधान के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। पेपर लीक कराने वाले छात्रों का लाभ इस वाले एग्जाम में नहीं मिलेगा। 23 लाख छात्रों पर परीक्षा का बोझ ना डाला जाए, मजबूत परीक्षा प्रक्रिया बनाई जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वस्त करती हुई नजर आई। पारदर्शी परीक्षा के लिए समिति का हम गठन करने के लिए तैयार है और सरकार उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और वहीं नीट गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। नीट गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हम इस मामले में स्पष्टता चाहते हैं, सीबीआई ने कहा है। एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। तो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नीट मामले में केंद्र सरकार और एनटीए से कई सवाल किए हैं, जिसके बाद अदालत में हलफनामे भी दिए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। एनटीए ने अदालत को प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की डिटेल जानकारी दी है। आज नीट पर सुनवाई होगी और एनटीए ने अपना जवाब दाखिल किया है। 10 एक्सपर्ट्स की समिति ने यह सवाल बनाए हैं। विशेषज्ञों को सीसीटीवी की निगरानी में बिठाया गया, कार्यशाला कराकर प्रश्न बनाए गए। नीट के लिए सवालों के 2 सेट तैयार हुए हैं। टाइपिंग के लिए गोपनीय एजेंसी को भेजा गया। सभी राज्यों में नहीं हुआ पेपर लीक। टेलीग्राम पर लीक पेपर की फोटो फर्जी और नीट की परीक्षा ना रद्द हो, तो यह कहा गया है एनटीए की ओर से। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जमानत के लिए सिसोदिया ने पुनर्विचार याचिका लगाई है। जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं खूबसूरत तस्वीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन कोर्ट में 2-2 हाथ करती नजर आईं। ताज्जुब की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ने अपने शानदार खेल से साइना नेहवाल जैसी दिग्गज खिलाड़ी को भी चौंका दिया। वीडियो में साइना नेहवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने संघर्ष करती हुई दिख रही हैं। एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी की तरह द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का यह अंदाज देशवासियों को बेहद पसंद आया।